एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर आपके नीट के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ में आपके क्लास 12 बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन यार आपको आने चाहिए। चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इट्स ओके। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको एकदम डिटेल में जाके आप अगर सर्च भी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस बाय एकता सोनी, आपको मिल जाएगा। बाय द वे, माय नेम इज एकता सोनी, मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ इस चैनल के ऊपर। शुक्रिया इस चैनल पे आने के लिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो बच्चों, हम एनसीईआरटी सोल्यूशन की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आपको हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप यू नो दैट कि एनसीईआरटी के हर एक सोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर के। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज सेइंग कैन यू लिस्ट 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन which are used in medical practice, find out where they are used as therapeutics। ओके, तो ये आपको इंटरनेट यूज करते हुए पता लगाना है कि 10 ऐसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन से हैं जिनको अपन मेडिकल प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला तो देखो यार, मेडिकल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो डायबिटीज की जब बात आती है तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को इंसुलिन दिया जाता है। ये आपको पता है कि इंसुलिन की कमी की वजह से उनको डायबिटीज होता है। अब ये इंसुलिन जो है, हम ह्यूमन इंसुलिन, ये एक प्रोटीन ही है। इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन क्या होता है? एक प्रोटीन ही होता है। ये प्रोटीन अपन बाहर से बनाकर और ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं बाय दी हेल्प ऑफ इंजेक्शन, राइट। तो ये इंसुलिन हम प्रोवाइड करवाते हैं उसके अंदर, एंड ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है जो हमने बनाया है ह्यूमन इंसुलिन। ये डायबिटीज के लिए मेडिकल प्रैक्टिस से ही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला ह्यूमन इंसुलिन जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन भी है। उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, जो कि भाई जैसे कि ग्रोथ हार्मोन होता है, कई ऐसे बच्चे होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्वार्फ रह जाते हैं, है ना, उनमें ग्रोथ नहीं होती। तो उनमें ग्रोथ करवाने के लिए हम उनको ग्रोथ हार्मोन हमें देना पड़ता है। अब वो हार्मोन भी क्या है? प्रोटीन ही तो है। उस प्रोटीन को बनाना पड़ता है हमें बाहर। अब वो बाहर कैसे बनेगा प्रोटीन? मतलब लैबोरेटरीज में प्रोटीन कैसे बनता है? लैबोरेटरी में प्रोटीन हमेशा और हमेशा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनता है। तो ये भी एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है जो कि डॉर्फिज्म को क्योर करता है। डॉर्फिज्म यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा छोटा रह गया है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन का यूज किया जाता है। एंड आफ्टर दैट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है। 9th हीमोफीलिया के लिए ये वाला फैक्टर जो होता है 9th फैक्टर होता है। ये 9th फैक्टर आपको हेल्प करता है हीमोफीलिया को क्योर करवाने में। उसके बाद में टिश्यू प्लाज्म्योजन एक्टिवेटर, ये हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स के लिए हेल्पफुल है। PDGF आपके प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि स्टिमुलेट करता है वाउंड हीलिंग, यानी कि घाव भरने में काफी ज्यादा आसानी से आपका घाव भर सकता है, घाव भरने में काफी हेल्पफुल होता है। उसके बाद इंटरफेरॉन, इससे तो कौन नहीं वाकिफ है, सब लोग वाकिफ है, उनको पता है इंटरफेरॉन क्या है। वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए हम इंटरफेरॉन का यूज करते हैं। साथ में इंटरलिंकिंग इनहैंस द इम्यून रिएक्शन, हमारी बॉडी का इम्यून रिएक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी और अच्छे से इम्यूनिटी रिएक्शंस दे पाए, हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए, अगर कोई बाहर से पैथोजन आता है तो उसके खिलाफ लड़ पाए, उसके लिए हम उनको इंटरलिंकिंग देते हैं। उसके साथ हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जब दिया जाता है, वो भी इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिवेंशन करने के लिए दिया जाता है। एंड हर्पीज वैक्सीन जो होता है वो अपन इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंशन करने के लिए हर्पीज का भी वैक्सीन लगाते हैं। डीएनएज 1 जो होता है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंजाइम, ठीक है, जिसको अपन यूज करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारे के सारे मेडिकल प्रैक्टिसेस है जहां पर हम इनको एज अ थेरेपेटिक यूज करते हैं, है ना। तो ये इंटरनेट का यूज करते हुए हमने निकाले, तो आप भी इनको इंटरनेट का यूज करके, मतलब आप कुछ भी 10 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही 10 लिखें। बट हाँ, जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है वो तो जरूर आप मेंशन करें, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन वहां पर मेंशनड है तो इसको करिए। इंटरफेरॉन इस चैप्टर में तो नहीं है, बट पूरी एनसीईआरटी 11th-12th में कहीं तो इंटरफेरॉन मेंशन है ही ना। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको क्लास 12th में इंटरफेरॉन के बारे में बता रखा है थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से बता सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आपको वहां पर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन क्लास 11th में बता रखा है। ग्रोथ हार्मोन में भी क्लास 11th में बता रखा है ना। तो कुछ इस तरीके से आप इनको लिंक कर सकते हैं, और जो चीज आपको ना मिले, है ना, बच गए जो है, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Chart with diagrammatic representation showing a restriction enzyme, the substrate DNA on which it acts, the site at which it cuts DNA and the product it produces। तो यार तुमको चार्ट बनाना है, जो हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। किसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन?
ये शो करते हुए कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, डीएनए को कैसे काट रहा होता है और वो क्या काटने के बाद में, उस डीएनए को काटने के बाद में एक्चुअली में प्रोडक्ट बनता क्या है अपना। तो यार आपको पता है कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है तो वो दो ही काम करता है, या तो वो ब्लंट एंड्स बनाएगा या तो स्टिकी एंड्स बनाएगा। तो यहाँ पर अपन स्टिकी एंड्स की ज्यादा बात करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ब्लंट एंड्स के बारे में इतना मेंशन नहीं है और डायग्राम भी एनसीईआरटी में स्टिकी एंड्स का बनाया गया है। तो अपन मान के चलते हैं कि एक एंजाइम आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाम H1 जो आता है और वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। बाम H1 का जो रिकग्नाइजेशन साइट होती है जहां पर ये एंजाइम आके काटेगा वो है जी और जी के बीच में, यानी कि ग्वानिन एंड ग्वानिन के बीच में। यहाँ काटेगा और यहाँ काटेगा। आपको पता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर ही काटा जाता है डीएनए को, राइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। तो जैसे ही यहाँ पर काटा जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गया। यहाँ से कोई भी आके जुड़ सकता है इनसे, मतलब इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री इनका जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो इनसे आके जुड़ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये स्टिकी यहाँ से कोई भी स्टिक कर सकता है, दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड। तो दिस इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काट देता है डीएनए को उसके बाद क्या बन जाता है, तो वो प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्नड कैन यू टेल वेदर एंजाइम आर बिगर और डीएनए इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज, हाउ डिड यू नो? मतलब डीएनए और एंजाइम में से दोनों में से बड़ा कौन है, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा है, और अगर आपको पता है कि यार ये बड़ा है ये छोटा है तो आपको कैसे पता है? तो यार देखो, बोथ डीएनए एंड एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ओनली, क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, वहां पर बताया जाता है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कि प्रोटीन होता है ना, और जितने भी आपके जो कार्ब्स होते हैं एंड साथ में जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये सारे के सारे क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल ही तो है। लिपिड को तो फिर भी माइक्रोमोलिक्यूल में कंसिडर किया जाता है, उसको मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं किया जाता। लिपिड तो माइक्रोमोलिक्यूल होता है लेकिन ये तो मैक्रो होते हैं। तो आपको पता है कि दोनों ही मैक्रोमोलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आ जाता है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के ही पार्ट होते हैं। और जो एंजाइम की बात करी जा रही है, एंजाइम इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन ओनली। तो एंजाइम एक प्रोटीन है और डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, और दोनों ही मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, आपको पता है, एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन, आपको पता है एंजाइम प्रोटीन होते हैं। हेंस दीज आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, है ना, दोनों पॉलीमर्स होते हैं। और जो भी पॉलीमर होते हैं वो हमेशा बड़े बड़े होते हैं साइज में, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। बट डीएनए इज बिगर इन मॉलिक्यूलर साइज एज कंपेयर टू प्रोटीन। दोनों ही मैक्रोमोलिक्यूल है, पर दोनों में से थोड़ा बहुत जो अंतर आता है वो डीएनए और न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए थोड़ा बड़ा होता है, हल्का सा, ठीक है। बिकॉज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज रेगुलेटेड बाय स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स, एंड ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए मॉलिक्यूल। इतना तो सबको पता है कि देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं कि ये अपना डीएनए है, तो इस डीएनए में क्या होते हैं यहाँ पर? न्यूक्लियोटाइड्स। ये डीएनए आगे जाके करेगा क्या, आपको पता होता है? ये आरएनए फॉर्म करता है ना, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये आरएनए आगे जाके प्रोटीन बना देगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो एक्चुअली के अंदर जो डीएनए होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये डीएनए एग्जैक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और आपको पता है कि प्रोटीन भी एक मैक्रोमोलिक्यूल, डीएनए भी मैक्रोमोलिक्यूल है। बट ये प्रोटीन जो बन रहा है ये डीएनए के किस पार्ट से बन रहा है? क्योंकि ये आरएनए पूरा डीएनए थोड़ी ना, आरएनए के अंदर डीएनए का कोई पार्ट होता है जो आरएनए में कन्वर्ट हुआ है, राइट। किसी एक पार्ट पे तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, पूरे डीएनए के ऊपर थोड़ी ना हो रहा है, एक पार्ट पे हो रहा है। वो पार्ट आरएनए में कन्वर्ट होगा, फिर वो आरएनए वाला पार्ट प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वहां से प्रोटीन बनेगा। तो वही बात है कि पूरा जाके उतना बड़ा प्रोटीन नहीं बना रहा है, एक डीएनए का छोटा सा पार्ट जाके प्रोटीन बना रहा है। दैट मीन्स कि डीएनए बहुत बड़ा है, अभी प्रोटीन इतना सही बना है। तो प्रोटीन छोटा है, डीएनए थोड़ा बड़ा होता है, दोनों वैसे मैक्रो है बट दोनों में से डीएनए बड़ा होता है, राइट। आगे चलते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए इन अ ह्यूमन सेल, कंसल्ट विथ योर टीचर। सो यार देखो, आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन बताना है कि डीएनए का कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है ह्यूमन सेल के अंदर। तो यार ये आपको थोड़ा सा रट्टा मारना है। 2 मिलीग्राम पर ml आपका सेल एक्सट्रैक्ट जब अपन निकालते हैं, जब एक सेल के अंदर से उसका माल मसाला बाहर निकालते ना, तब पता चलता है कि 1 ml के अंदर 1 ml कंसिस्ट 2 मिलीग्राम ऑफ डीएनए, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। ये आपको कॉन्सेंट्रेशन याद रखनी है, ये इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यूकेरियोटिक सेल हैव रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, जस्टिफाई योर आंसर। तो यार यूकेरियोटिक सेल जो होती है इनके पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। ये एक एंजाइम है, क्योंकि आपको बताने की एक एंजाइम है, तो क्या इनके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है?
कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? तो देखो यार, यूकेरियोटिक सेल के पास में कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जो एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस नाम का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है? बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन से, राइट। जैसे कि इसके नाम में आता है ना इको R1, ये इको R1 कहाँ से? इकोलाई बैक्टीरिया से ही तो आया है ना। ऐसे आपके पास में बैसिलस थुरिंजिएंसिस वाले बैक्टीरिया से आपके पास में बाम H1 आता है, तो ये कहाँ से आए? सारे बैक्टीरिया से आए। तो बैक्टीरिया तो यूकेरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक है। तो यूकेरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ यूकेरियोट दे आर हेविली मिथाइलेटेड। आपको पता है उनका डीएनए बहुत ज़्यादा मिथाइलेटेड होता है, और मिथाइलेटेड डीएनए कभी भी आगे ये एंजाइम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो नहीं बना सकता। जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो हमेशा और हमेशा कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कहाँ से निकाले गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं? बैक्टीरिया से आइसोलेट किए गए, विच इज नॉट अ यूकेरियोटिक सेल, विच इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड्स बेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज, what other advantages do stirred tank bioreactor have? One shake flask have फ्लास्क। तो यार देखो, आपको पता है कि स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। उसके अंदर प्रॉपर हमने एरेशन कर रखा होता है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया को हमें उगाना होता है, राइट। उसके साथ में बैक्टीरिया को कल्चर करवाना तो एरेशन चाहिए होगा, एयर अच्छे से फ्लो करवाएंगे, उसके मिक्सिंग प्रॉपर्टीज अच्छे से होती है, उसमें एक गोल सा डंडा लगा होता है, वो चारों तरफ अपने घूमता रहता है और बढ़िया से उस मिक्सचर को मिक्स कर देता है। क्या एडवांटेजेस हैं इनके अलावा स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर के अंदर, अगर अपन देखें तो यार देखो उसके पास में क्या क्या एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। शेक फ्लास्क आर यूज फॉर ग्रोइंग एंड मिक्सिंग द डिजायर्ड मटेरियल ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लैबोरेटरी। अगर मान लो कि तुम कोई भी पर्टिकुलर तुम्हारे पास में डिजायर मटेरियल है, मान लो कि तुम चाहते हो कि ये प्रोटीन मैंने बनाया, ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे बनाऊं। अगर मान लो तुम्हारे पास वो स्मॉल स्केल के ऊपर है, अभी तो तुम्हारे पास लार्ज नहीं हुआ जब तक तुमने बायोरिएक्टर यूज नहीं किया, तो वो स्मॉल स्केल के ऊपर है, तो तुम्हें सबसे पहले यार उसको मिक्स करना पड़ेगा, ग्रो करवाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे तुम उसको लेबोरेटरी में ग्रो करवाओगे तब तुम्हें कहाँ किसकी यूज क्या चीज़ चाहिए होगी? शेक फ्लास्क चाहिए होंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब हम करते हैं किसी भी डिजायर्ड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का, तो हम करते हैं बायो रिएक्टर से। आपको पता है कि जो शेक फ्लास्क और बायो रिएक्टर्स होते हैं, अंतर है इतना ही है कि शेक फ्लास्क जो होते हैं वो तब यूज करते हैं जब हमें लैबोरेटरी में छोटे स्केल पे काम करना होता है। लेकिन अगर मैं बड़े स्केल पे बात करूं कि मुझे वो प्रोटीन उतना सही नहीं, मुझे उस प्रोटीन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, और इतना बढ़ाना है कि मैं कमर्शियली उससे बिजनेस क्रिएट कर सकूं। भाई मुझे इंसुलिन मार्केट में बेचनी है, लोगों को, इतने सारे लोगों को बेचनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लैबोरेटरी में तो नहीं बनानी हमें, तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा 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 अमाउंट में इंसुलिन चाहिए होगी, और उसको बनाने के लिए बायोरिएक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो बिसाइड बेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज, बायोरिएक्टर के पास में और क्या एडवांटेजेस है जो शेक फ्लास्क में नहीं है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर आर पीरियोडिकली विदड्रॉन फ्रॉम डाई बायोरिएक्टर। आपको पता है यार देखो, जब भी अपन सैम्पलिंग करते हैं बायोरिएक्टर के अंदर, जब डालते हैं अपना सैंपल उसके अंदर ताकि उसमें एरिएशन हो जाए, उसमें से बैक्टीरिया इसके अंदर काम करते हैं, तो स्मॉल वॉल्यूम जो होता है वो हम बाहर भी निकालते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसमें डालते ही जा रहे हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा बाहर भी निकालते रहते हैं और उसको वापस उसमें डालते रहते हैं, पीरियोडिक होता रहता है, तो वो एक एडवांटेज है। दूसरा, इट हैज़ फोम कंट्रोल सिस्टम, इसके पास फोम कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है कि भाई पीएच इधर उधर गड़बड़ हो गया उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली, टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो इससे हमारी प्रोसेस पूरी की पूरी, जिस प्रोडक्ट को हम ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हैम्पर नहीं होगा, मतलब वो आराम से बनता जाएगा, उसमें पीएच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें टेम्परेचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फोम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। यार बायोरिएक्टर के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवनली मिक्सिंग उसको करना, ऑक्सीजन पूरी तरीके से उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अवेलेबल हो जाए, वो काम बायोरिएक्टर में बहुत आसानी से होता है, शेक फ्लास्क में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज collect 5 examples of palindromic DNA sequence by consulting your teacher. Better try to create a palindromic sequence by following base pair rules. तो यार देखो, तुमको एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस यू हैव टू नो व्हाट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यार मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड लिखती हूँ, दैट इज मलया
लम, मलयालम। मलयालम को राइट टू लेफ्ट पढ़ लो या लेफ्ट टू राइट पढ़ लो, क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। दैट इज कॉल्ड द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमें क्रिएट करने के लिए हमें 5 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो तुमको क्या करना है ना कि देखो, सबसे पहले जो हमारी बायोलॉजी की भाषा में पैलिंड्रोमिक क्या होता है, 5 to 3 पढ़ लो, चाहे इस वाले डायरेक्शन में पढ़ लो, चाहे तुम इस वाले डायरेक्शन में पढ़ लो, किसी भी डायरेक्शन में पढ़ लो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बस वो डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, 5 to 3 अब वो 5 to 3 लेफ्ट टू राइट हो रहा है या राइट टू लेफ्ट हो रहा है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस 5 to 3 पढ़ने पर अपना जो भी चीज है, यानी कि जो भी सीक्वेंस है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। चाहे तुम 3 to 5 मैटर नहीं करता, बट एक ही डायरेक्शन में पढ़ो, 5 to 3 या 3 to 5, किसी भी डायरेक्शन में पढ़ो, जिस भी डायरेक्शन में पढ़ रहे हो उसमें बिल्कुल सेम पढ़ा जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ 5 to 3, GGATCC, 5 to 3 पढ़ा। अब मैं नेक्स्ट वाली लाइन में आऊंगी तो कई बच्चे 5 नीचे भी यहीं पर है और 3 यहाँ पर है, ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। आपको पता है ना, डीएनए के अंदर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, इसलिए 5 to 3 एक जगह है तो दूसरी जगह पे, दूसरे स्टैंड पे 5 to 3 इस जगह से इस जगह पे है। तो 5 to 3 मुझे पढ़ना है, तो यहाँ पर अगर मैंने GGATCC पढ़ा था, मुझे यहाँ पर भी 5 to 3 ऐसे ही पढ़ना है, GGATCC। दैट इज कॉल्ड द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे करके आपने 5 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पर राइट कर दिए हैं। या आप अपना यार ट्राई कर सकते हो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना, जो फॉलोइंग बेस पे रूल होता है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको पता है कि आप हर कोई सा बेस पे कहीं पे भी नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आया और तो तुमने क्या किया कि लेट्स सपोज कि तुमने ये लिया GGATCC, ठीक है, तो तुमने क्या किया, कुछ भी तुम्हारी मर्जी से कुछ भी लिखे जा रहे हो। तुमको पता होना चाहिए कि साइटोसिन के साथ में ग्वानिन ही आके बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ग्वानिन बनाएगा, यहाँ एडेनिन बनाएगा, यहाँ थाइमिन बनाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज अ रिकॉम्बिनेंट एंजाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मियोसिस करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अ मिक्सचर ऑफ 2 डीएनएस। कि मान लो कि एक पर्टिकुलर डीएनए ये है, मैं इस अंदर अपना डिजायर्ड जीन घुसाना चाहती हूँ, डिजायर्ड डीएनए का जीन है ना, तो मैं इसको येलो वाले को इस रेड वाले में फिक्स करवाना चाहती हूँ और इसको ले जाकर मैं एक होस्ट में डालना चाहती हूँ, एक बैक्टीरिया के अंदर, ताकि जब जब वो बैक्टीरिया डिवाइड करे, खुद को रेप्लिकेट करे, तब तब ये इसके अंदर जो प्रेजेंट मेरा डी आधा तो इस तरीके से रेड होगा और थोड़ा बहुत पार्ट जितना मैंने चाहा है उसके अंदर वो चला जाएगा उसमें येलो का। तो ये मिक्स डीएनए जो है इसके अंदर चला जाए और रेप्लिकेट होकर मेरा ये वाला जो डिजायर्ड मतलब जीन है, जितनी बार ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा उतनी बार मेरा ये डिजायर्ड जीन भी रेप्लिकेट होगा और अपनी कॉपीज बनाएगा। तो ये चीज कहाँ पर आपने देखी कि मिक्सिंग, ये मिक्सिंग कहाँ देखी है तुमने? तो हमने यार ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जब हम मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, तो आपको पता है कि डीएनए का एक छोटा पार्ट, क्रोमोसोम का एक छोटा पार्ट अदला बदली हो जाता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, है ना। तो वो चीज हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, मियोसिस के अंदर पेकाइटिन स्टेज के ऊपर यहाँ पर होता है क्रॉसिंग ओवर। तो ये एक काइंड ऑफ क्रॉसिंग ओवर ही है, क्योंकि जब डीएनए के टुकड़े अदला बदली हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एक क्रॉसिंग ओवर ही है। ये भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही है और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली सिचुएशन हमारे पास में क्या कब बनती है? जब अपन मियोसिस 1 पढ़ रहे होते हैं, मियोसिस 1 में प्रोफेज पढ़ रहे होते हैं। Next question is, can you think and answer how a reporter enzyme can be used to monitor transformation of host cell by foreign DNA in addition to a selectable marker? तुम्हारे पास selectable marker है, very good, very nice. Selectable marker are useful to monitor that if a host cell is transformed or not, है ना, ट्रांसफॉर्म हुई कि नहीं। ट्रांसफॉर्म होने का मतलब है कि एक होस्ट सेल के अंदर जो डीएनए हम पहुंचाना चाहते थे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए में पहुंचाना चाहती थी, क्या वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। कि यार मेरे पास ऐसी बहुत सारी होस्ट सेल का मतलब है, मान लो बैक्टीरिया की सेल है जिसमें मैं एंट्री करवाना चाहती हूँ अपने डीएनए की, तो इस होस्ट सेल के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर पहुंच गया अपना डीएनए, ये मतलब नॉर्मल डीएनए आ गया, और हो सकता है कि उसमें डीएनए ये ऐसे आया और इसके अंदर यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। तो ये वाली जो सेल होती है, ये वाली सेल होगी मेरी ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये ऐसी सेल है ट्रांसफॉर्म्ड कि भाई मैंने इसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मैंने अपना आरडीएनए घुसा दिया इसमें।
ये इसमें डीएनए तो आया है बट इसमें नॉन ट्रांसफॉर्म बोलेंगे हम यहाँ पर इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी सेल है जिसमें डीएनए तो आ गया है बट मेरा जो डिजायर्ड आरडीएनए था वो नहीं आ पाया इसमें, तो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स हम इसको बोल देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को बस इसका पता लग जाए कि यार ट्रांसफॉर्म सेल कौन कौन सी है, कितनी है, ताकि उस हिसाब से मैं अपना एंजाइम, मतलब भाई ट्रांसफॉर्म सेल है आगे जाके अपना मेन प्रोडक्ट बनाएंगी, कि हमें तो प्रोडक्ट चाहिए इसीलिए हमने डिजायर्ड जीन डाला है। तो ये ट्रांसफॉर्म सेल जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज को हटा दिया जाए वहां से, इसका पता लगा के, और इस चीज को ग्रो ज्यादा करवाया जाए, इस बैक्टीरिया को ज्यादा ग्रो करवाया जाए, इसको कम ग्रो करवाया जाए या हटा दिया जाए। तो इसको पता लगाने के लिए हमें सेलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स के एडिशन में हम, आपको पता है कि हम और की भी मतलब किस चीज का यूज कर सकते हैं, तो यार ये एक रिपोर्टर एंजाइम होता है जिसको हम सेलेक्टेबल मार्कर के एडिशन में यूज कर सकते हैं। तो रिपोर्टर मार्कर बेसिकली क्या करता है, इट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्म सेल बाय ट्रैकिंग डाउन द एक्टिविटी ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग जीन्स, रिसेप्टर जीन। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में गैलेक्टोसाइडेज होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है जो लैक जेड में होता है। आपको पता है कि आपने लैक ऑपेरॉन देखा होगा, जेड वाई ए 3 उसमें सेगमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग अपना एंजाइम बना रहे होते हैं। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम लेग जेड से बन रहा होता है। एक्टिविटी इज नॉट फाउंड इन ट्रांसफॉर्म सेल सो दैट दे अपीयर इन वाइट इन कलर। तो आपको पता है कि हमने ना इस तरीके का एक्सपेरिमेंट भी करके देखा हुआ है, मैंने आपको बताया भी था कि ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म को अलग करने के लिए हमारे पास में ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। इस वाली टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि यार जो सेल ट्रांसफॉर्म हो गई है वो व्हाइट कलर में अपीयर होगी, और जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है तो वो ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएगी। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, जिसमें अपना डिजायर्ड जीन वाला डीएनए नहीं गया, आरडीएनए नहीं गया, वो डिवाइड होकर वो रिकॉम्बिनेंट, वो कैसी कलर की कॉलोनी बनाएंगे, वो ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएंगे। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म हो गए जिसमें अपना आरडीएनए चला गया है, वो व्हाइट कलर की कॉलोनी बनाते हैं। क्योंकि यार यहाँ पर क्या होता है ना कि जो अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर एक्टिवेटेड नहीं होता, ठीक है। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिवेट नहीं है, जहाँ जिस उस डीएनए में एक ऐसा पार्ट होगा ना, सोच कर देखो यार, एक डीएनए में एक ऐसा पार्ट होगा ना जहाँ पर जो पार्ट इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को सिंथेसाइज कर रहा था, जब जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तब तब यहाँ पर क्या होती है बेटा, ब्लू कलर बनता है। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही आरडीएनए बनाया तो आरडीएनए में क्या है, मैंने ये वाला पोर्शन ही हटा दिया काट के, अपने जो एंजाइम्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उससे ये पोर्शन काट दिया जहाँ बीटा ग्लूटासाइडेज था, और वहां पर मैंने अपना पर्टिकुलर डीएनए जो मुझे चाहिए था, डिजायर्ड डीएनए वो मैंने फिट करवा दिया। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन तो हट गया, अब वो जीन ही नहीं है तो ब्लू कलर की कॉलोनी बनेगी नहीं। तो इससे पता लगता है कि यार वो जीन नहीं है, ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं बन रही, दैट मीन्स कि उस जीन की जगह पे कोई और है, उस जीन की जगह पे हमारा डिजायर्ड जीन डीएनए, और डिजायर्ड डीएनए अगर है तो दैट मीन्स कि वो सेल क्या है, ट्रांसफॉर्म। और अगर उसमें जीन नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का नाम का एंजाइम नहीं बन रहा है वहां से, तो ये एंजाइम कभी भी ब्लू कलर वाली कॉलोनी नहीं बनने देगा, ये व्हाइट कलर की कॉलोनी बनाएगा उस बैक्टीरिया की। तो ये बैक्टीरिया व्हाइट कलर की कॉलोनी बनाने लगता है। तो यहाँ पर आप ना इस तरीके से आप इसमें इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब इससे पता लगा सकते हो। तो ये एक तरीके का रिपोर्टर एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसके बाद में अपन चलते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक्चुअली क्या होता है, तो देखो यार ब्रीफली अगर इसको अपन डिस्क्राइब करें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ये ORI होता है जो ओरिजिन होता है, जहां से शुरुआत होती है रेप्लिकेशन की। डीएनए को जब अपन को रेप्लिकेट करना होता है तो ये नहीं होगा डीएनए में, ये इतना पोर्शन ना हो, तो डीएनए चाहे कितना लंबा हो उसका कभी भी रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, कि मान लो GGA कुछ ऐसा सीक्वेंस है, तो ये एक ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ये नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके से यार ये कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि होस्ट सेल में अलग अलग जगह पे रिपीट होता है। कि मान लो कि ये मेरा एक डीएनए था होस्ट सेल का, है ना, इस होस्ट सेल में मैं चाहती हूँ कि इस डीएनए की कॉपी बने, तो इस डीएनए की कॉपी तब तक नहीं बनेगी जब तक इसमें ओराई का फाउंडेशन नहीं होगा। हम ओराई को ढूंढेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर होगा तो आराम से इसको हम काट भी पाएंगे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, और साथ में इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे।
ठीक है। तो ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया, ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल कर सकता है कि तुम डीएनए की कितनी कॉपीज बना सकते हो, उसके नंबर को कंट्रोल कर सकता है। अगर तुम चाहते हो कि भाई कॉपीज बने टारगेट डीएनए की, तो तुमको क्या करना पड़ेगा ना, ये ओराई के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर विच ओरिजिन सपोर्ट जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, कई कई ऐसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं जो ज्यादा कॉपी नंबर नहीं बनने देते और कुछ होते हैं जो ज्यादा बनने देते हैं। तो अगर मान लो मुझे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चाहिए, तो मुझे उसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा चाहिए कि मैं इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाना चाहती हूँ, तो मुझे उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो ओराई का कॉपी नंबर होता है वो हाई कॉपी नंबर वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब बायोरिएक्टर के बारे में बात करते हैं, तो बायोरिएक्टर कैन बी थॉट एज अ वेसल, मतलब एक वेसल होता है, एक बर्तन टाइप का ही होता है जिसमें रॉ मटेरियल को हम डाल देते हैं, बायोलॉजिकली उसको कन्वर्ट करते हैं। बायोलॉजिकली जब भी हम बात करते हैं ना, तो वहां पर लिविंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, माइक्रोब्स का स्पेशली यहाँ यूज किया गया है, प्लांट और एनिमल सेल का भी और उनके एंजाइम्स का भी। तो बायोरिएक्टर एक्चुअली हमें ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें अचीव हो जाए। इसी के साथ में मोस्ट कॉमनली जो यूज बायोरिएक्टर होता है वो स्टिर्ड टाइप बायोरिएक्टर होता है। और स्टील टैंक बायोरिएक्टर इज यूजुअली अ सिलिंड्रिकल वेसल और वेसल विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट मिक्सिंग इट ऑफ कंटेंट्स। तो देखो यार, आपके पास में दो टाइप का होता है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। एक तो है ऐसे चौकोर वाला और एक होता है नीचे से गोल। तो नीचे से गोल होने का बस फायदा ये होता है कि यार यहाँ से आप तुम इसको हिलाओगे ना, बढ़िया से इसको मिक्स करोगे तो बढ़िया से ये मिक्स होगा, कंटेंट इसका जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि इसका फ्लैट है बिल्कुल सरफेस, इसलिए इसका अच्छे से मिक्सिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो ये मिक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी कर्व्ड यहाँ पर होते हैं, वेसल के कर्व्ड बेस होता है वहां पर। ठीक है, स्पार्ज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर के अंदर स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्ज्ड। इस स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर के अंदर अपन एयर बबल को डालते हैं ताकि ऑक्सीजन की फैसिलिटी बनती रहे, क्योंकि हम यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोब्स के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब जब वो प्रोसेस चलती रहती है तब तब इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब हमें देनी पड़ती है। बायोरिएक्टर के पास में एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है कि ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचा पाए, झाग ज्यादा ना बने, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैम्पलिंग पोर्ट्स भी होते हैं जहां से हम थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बायोरिएक्टर का काम करता है। और थर्ड वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जैसे ही बायोरिएक्टर में सारा प्रोडक्ट हमारा बन गया है, लार्ज स्केल पे बन गया है, तो अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो हमने इस सीरीज के थ्रू ये पूरा बायोरिएक्टर में प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट बनाया है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑफ अ प्रोसेस कलेक्टिवली कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस बिफोर इट इज मेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी फॉर मार्केटिंग। मतलब ऐसा होता है ना कि यार बन गया प्रोडक्ट, अब तो बस इसको बेचना है। ऐसा तो नहीं है कि बायोरिएक्टर से निकाला और तुरंत बेचने लगेंगे, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से मार्केटिंग करने के हिसाब से रखा जाएगा। तो यार दो मेन मेथड्स होते हैं कि बायोरिएक्टर से जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बन गया तो दो चीज़ों से उससे गुजारना पड़ेगा। सबसे पहले उसका सेपरेशन करेंगे, जो हमें प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको अपन उस पूरे घोल से, जो बायोरिएक्टर से हमने निकाला है उस घोल से अलग करेंगे, मतलब सेपरेशन करेंगे। उसके बाद में उसको प्योरीफाई करेंगे कि यार हमारा प्रोडक्ट ही आना चाहिए, यहाँ पर और कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो प्योरीफिकेशन भी हमारा किया जाता है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर दो चीजें करी जाती हैं, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन, दो चीजें होती हैं। और यहाँ से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सच फॉर्मुलेशन हैव अंडरगो द क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग। अगर मान लो तुमने ड्रग बनाई है बायोरिएक्टर का यूज करते हुए, तो ये फॉर्मुलेशन जो होती हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स में जाती है कि चूहे पर ट्राई करके देखा जाता है कि कहीं हमारी ऐसी चीज़ तो नहीं बन गई है जो हित में नहीं है हमारे। तो पहले ट्राई करके देखा जाएगा, उसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। जब ट्राई होकर बिल्कुल सेट हो जाए कि हाँ ठीक है, अब उसको मार्केटिंग के लिए मार्केट में भेज दो। तो कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली पीसीआर सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है। तो पीसीआर एक प्रोसेस होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपको टेक्निक है जिस टेक्निक के थ्रू यार अपन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं हमारे डिजायर्ड डीएनए का। 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अपन उस डीएनए को डीनेचर करते हैं, यानी कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, उसको तोड़ना पड़ेगा मुझे। डिजायर्ड डबल स्टैंडर्ड को मुझे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि मान लो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको मुझे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग स्ट्रैंड्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये एनिलिंग करनी पड़ेगी मुझे। एनिलिंग का मतलब होता है कि मुझे यहाँ पर लाके कोई तो यहाँ पर प्राइमर अटैच करना पड़ेगा। इस
सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अपने आप से तो कॉपी नहीं बनेगी। इस डीएनए की मुझे एक कॉपी बनानी, तो यहाँ पर मुझे एक प्राइमर लाके रखना पड़ेगा। वो प्राइमर क्या होता है? प्राइमर कुछ नहीं, एक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कि मान लो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ये जी है, ये ए है, तो मैं जो प्राइमर लाऊंगी उस प्राइमर का एकदम पक्का ये चीज करके लाऊंगी कि यार यहाँ पर साइटोसिन होना चाहिए, यहाँ पर थाइमिन होना चाहिए, क्योंकि यही ये होंगे तभी यहाँ पर क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा, और तभी यहाँ पर एक नया डीएनए क्रिएट हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं शुरुआत में यार वही होता है ना कि एक मकान बना रहे हैं तो हमने नींव ही नहीं रखी, पहली ईंट ही नहीं रखी, तो मकान कैसे बन जाएगा? तो वही बात है कि एक पूरे डीएनए को मुझे कॉपी करना, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को, तो कॉपी करने के लिए मुझे कुछ तो एक पर्टिकुलर शुरुआत करनी पड़ेगी ना। वो शुरुआत करने के लिए मुझे लाना पड़ता है एक प्राइमर। तो उस प्राइमर को लाने से पहले मुझे उसको डीनेचर करके दो दो जो गुथी हुई चोटी है उसको खोलना पड़ेगा। खोलकर मैं यहाँ पर एक प्राइमर लाऊंगी। वो प्राइमर को लाने को हम एनिलिंग कह देते हैं। एंड उसके बाद में फिर उस प्राइमर को मुझे पूरी डीएनए की लेंथ के ऊपर एक्सटेंड करना है, तो इस प्रोसेस को एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये एक्सटेंशन जो होता है वो एक एंजाइम की हेल्प से, थर्मस एक्विटिकस नाम के बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया एंजाइम होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ से किया जाता है ताकि इस डीएनए का पूरा पॉलीमरेज हो पाए। मतलब पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो होता है वो डीएनए की कॉपीज बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज, राइट। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए को कॉपी कर रहा है, डीएनए को लंबा कर रहा है। तो ये चीज जो है यहाँ पर होती है। और पीसीआर क्यों यूज कर रहे हैं? एम्पलीफाई करने के लिए। जो भी हमारा डिजायर्ड जीन है उस डिजायर्ड जीन को मैं और ज्यादा बना पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनती है, एम्पलीफिकेशन होता है। तो इतनी सारी कॉपीज अगर बनानी है मुझे, तो मैं ऑब्वियसली पीसीआर का यूज करूंगी। इसके एडवांटेजेस हैं कि इसके बहुत ज्यादा आउटपुट है, इसका ग्रेट एफिशिएंसी है, एरर बहुत ज्यादा कम देखी जाती है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एरर्स आएंगी बट बहुत कम। लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस जीरो होता है या लेस होता है वहाँ पर प्रोडक्ट हमेशा अच्छा ही आता है। साइक्लिक एंड ऑटोमेटेड होता है, अपने आप से चलता है, ऑटोमेटेड है और साइक्लिक होता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए के बारे में बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है जो कि डीएनए को कट कर देता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह के ऊपर, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी कि उस पर्टिकुलर जगह को हम बोलते हैं रिकग्नाइजेशन साइट, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं, और वहां से उसको कट किया जाता है। दे आर एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस बोथ टाइप्स, है ना। ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो एंडोन्यूक्लियस ही होता है या एक्सोन्यूक्लियस ही होता है, वो दोनों टाइप का होता है। एंड दे प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। आपको मैंने अभी भी बताया स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। क्लेवेज साइट एंड रिकग्निशन साइट जो होती है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं देयरफॉर आर बिलीव टू बी अ मैकेनिज्म इवॉल्व बाय बैक्टीरिया टू रेजिस्ट वायरल अटैक। कि मान लो यार बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते हैं, तो तुम सोच सकते हो कि यार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो बैक्टीरिया के डीएनए को पूरा काट देगा। बैक्टीरिया में जो उसका पर्टिकुलर डीएनए होता है उसको तो जाके पूरा काट देगा ही। तो अगर उस बैक्टीरिया के डीएनए को काट दिया जाएगा तब तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उस बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए यहाँ पर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन इस एंजाइम को डीएक्टिवेटेड रखा जाता है बैक्टीरिया के एंजाइम बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया की बॉडी में एक्टिवेटेड एंजाइम है। एक्टिवेटेड एंजाइम होगा तो इससे कुछ नहीं लगता कि भाई इसको ऐसा थोड़ी ना है कि बैक्टीरिया का एंजाइम है, अरे ये तो हमारे गुरु का एंजाइम है, इसको हम कैसे काट सकते, गुरु का डीएनए इसको कैसे काट सकते हैं। इसको जहां रिकग्निशन साइट मिलेगी वहां जाके कट मार देगा, इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन अपन इसको डीएक्टिवेटेड रखते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में। बैक्टीरिया की बॉडी में डीएक्टिवेटेड रहेगा, लेकिन वो कब एक्टिवेटेड होगा? जब वायरल अटैक होता है ना बैक्टीरिया के ऊपर। कि मान लो बैक्टीरियोफेज आता है, वो बैक्टीरिया की बॉडी पे अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस जो कि बैक्टीरिया के अंदर अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो उसको वो जाके बैक्टीरिया के मेन डीएनए से अटैच ना हो जाए, इसलिए वायरस के डीएनए से बचाने, वायरस से बचाने के लिए यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उनकी बॉडी में होते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी में, ताकि वायरल अटैक इनको ना हो और वायरल सीक्वेंस जो होता है वो रिमूव कर दे। मतलब वायरल सीक्वेंस का मतलब क्या है कि वायरस के पास तो अपना खुद का आरएनए है और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए है। तो ये आरएनए इस डीएनए से जाके अटैच हो सकता है और अपने आप को रेप्लिकेट करवाएगा। और जब जब ये आरएनए रेप्लिकेट होगा तब तब मतलब जब जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा तब तब ये आरएनए भी रेप्लिकेट होगा। आरएनए रेप्लिकेट होने का मतलब है कि वायरस रेप्लिकेट हो रहा है, क्योंकि वायरस की बॉडी में आरएनए एंड प्रोटीन के अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो मेन तो उसका आरएनए ही होता है जो इन्फेक्शियस है।
मेन तो उसका जेनेटिक मटेरियल ही होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है। तो अगर उसका जेनेटिक मटेरियल बढ़ रहा है, तुम बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इन्फेक्शन तो कॉज करेगा। तो इस इन्फेक्शन को बचाने के लिए, उस वायरल सीक्वेंस को पहचानने के लिए ही हमारे पास में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उस वायरल सीक्वेंस को हटा देते हैं वहां से। ठीक है, तो वायरल सीक्वेंस जो होता है वो आरएनए का सीक्वेंस नहीं अटैच होता है मेन डीएनए से बैक्टीरिया के। आरएनए पहले डीएनए में कन्वर्ट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, एंड ये डीएनए जो होता है अब जाके बैक्टीरिया के मेन डीएनए से जाके कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, उसके डीएनए के सीक्वेंस में खुद का सीक्वेंस ऐड करने की कोशिश करेगा। तो उस सीक्वेंस को वहां पे कट लगाने का काम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का होता है। नेक्स्ट इज काइटिनेज। काइटिनेज जो होता है यार, आपको पता है कि एक एंजाइम है, एज जिसके पीछे लगता है वो एंजाइम होता है। वो किसको ब्रेक डाउन करता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है काइटिन सेल वॉल, जो कि फंगल सेल वॉल होती है, फंगस की सेल वॉल होती है ना, उसको कट करने का काम काइटिनेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस विथ योर टीचर एंड फाइंड आउट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए। व्हाट इज प्लाज्मिड डीएनए, व्हाट इज क्रोमोसोमल डीएनए? तो प्लाज्मिड डीएनए जो होता है यार, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। आपको पता है कि मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर ये अलावा वहां पर एक ऐसा डीएनए होता है जो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। ये डीएनए जो होता है वो एक प्लाज्मिड कहलाता है। इस प्लाज्मिड के अंदर ही अपन चीज़ें फिट करते हैं, कोई बाहरी अपना डिजायर्ड जो जीन होता है वो इस प्लाज्मिड के अंदर फिट करते हैं और फिर वो उसको हम रेप्लिकेट करवाते हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में फ़र्क क्या है? ये है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो कि मेन नहीं है। भाई एक सिंपल सी बात है ना, सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक मूवी होती है, उसमें दो किरदार होते हैं, पहला एक मेन हीरो और दूसरा उस हीरो का बॉडीगार्ड, या हो सकता है कोई ऐसा हीरो जो ज़्यादा नहीं उस मूवी में दिख रहा है, उसका मेन फेस नहीं है, वो एक दो सीन में आता है। हालांकि वो फेमस है बट वो एक दो सीन में आता है, लेकिन जो मेन हीरो है उस मूवी का वो अलग है। तो वही सीन होता है प्लाज्मिड का भी, है ना। प्लाज्मिड इज द साइड हीरो और क्रोमोसोमल डीएनए इज द मेन हीरो ऑफ द बॉडी। ये क्रोमोसोमल डीएनए होता है और ये अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है ना, एक्स्ट्रा है, ये साइड में पड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोमल डीएनए का कुछ पार्ट है, वहां से कुछ मांग रहा है, आराम से अपना इंडिपेंडेंट बैठा है, कुछ नहीं चाहिए उसे। ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए अपना कंप्लीट मेन डीएनए होता है, ये मैंने बता दिया आपको। आरएनए और डीएनए में क्या फर्क है? तो यार आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आरएनए जो होता है इसको मतलब रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, कि मान लो तुम्हारे पास आरएनए का मॉलिक्यूल है, ये खुद को रेप्लिकेट करने की कोशिश करना चाहे, अपना खुद का एक कॉपी बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। बट अगर वहीं पर अगर डीएनए है, मैं इसको कॉपी करवाना चाहूँ तो ये डीएनए खुद को अपने आप को डीनेचर करेगा, दोनों को दो स्ट्रैंड्स अलग होंगे, दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं बेटा अपनी कॉपी ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर ये एक कॉपी बनेगी, यहाँ पर एक कॉपी बनेगी, तो वो कॉपी बन सकती है। ये पोटेंशियल है डीएनए के पास रेप्लिकेशन का, आरएनए के पास नहीं होता। राइबोज शुगर आरएनए के पास होती है क्योंकि इसके नाम में ही राइबोज न्यूक्लिक एसिड आता है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आता है, तो उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर होती है। यहाँ पर आरएनए के अंदर आप देखेंगे तो कभी भी आपको थाइमिन नहीं नजर आएगा, एडेनिन नजर आएगा, यूरेसिल नजर आएगा। तो एडेनिन बेसिकली वैसे थाइमिन के साथ में बॉन्ड करता है डीएनए के अंदर, एडेनिन और थाइमिन की बड़ी जमती है डीएनए के अंदर, बट एडेनिन जो है वो यूरेसिल अपना पार्टनर चेंज कर लेता है बेटा जब जगह चेंज करता है, तो आरएनए के अंदर आती है अपना पार्टनर चेंज करते का यूरेसिल के साथ में अपनी बॉन्डिंग बनाएगा। साथ ही के अंदर जो है ये राइबोसोम का कंपोनेंट होता है आरएनए, एंड साथ ही साथ में ये जो होता है क्रोमोसोम का कंपोनेंट होता है ना। आपको पता है कि राइबोसोम जब बनता है ना, राइबोसोम अगर अपन बात करें, मैं अगर राइबोसोम की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बड़ी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट बनी किसकी हुई होती है पता है आपको? ये छोटी यूनिट बड़ी यूनिट दोनों ही बनती है प्रोटीन और आरएनए की। तो ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है राइबोसोम, जो हमारा मेन जो अपना होता है ना सेल ऑर्गेनेल, तो ये इससे बनता है। एंड कंपोनेंट क्रोमोसोम का कि अंदर एक पर्टिकुलर डीएनए होता है कुछ इस तरीके से, तो ये क्रोमोसोम का कंपोनेंट है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, राइबोसोम के अंदर आरएनए प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस की। तो यार ये दोनों ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास ये डीएनए होता है, इस डीएनए को साइड से कट करना चाहती हूँ, बस यहाँ पे बिल्कुल साइड में कट मारना चाहती हूँ, मैं बीच में नहीं आना चाहती। साइडों में कट मारने के लिए, टर्मिनल्स पे कट मारने के लिए मैं एक्सोन्यूक्लियस का यूज करती हूँ। एक्सोन्यूक्लियस
का मतलब होता है एग्जिट, बाहर की साइड। एंडो का मतलब होता है अंदर की साइड में। तो यहाँ अगर मुझे अंदर यहाँ कट मारना है, बीच में कहीं कट मारना है, तो एंडो न्यूक्लियस का यूज करूंगी और स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करूंगी। बट कभी भी मैं अगर एक्सो न्यूक्लियस का यूज करती हूँ तो स्टिकी एंड्स, कोई स्टिकी एंड्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हमेशा स्टिकी एंड्स होते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस। ठीक है, तो यार इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी सोल्यूशन तो खत्म होता है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही अमेजिंग न्यूज के बारे में, दैट इज एमवीसैट मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये क्या है ना, ये इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जा रहा है। ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी ऑफलाइन। इसके ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, तुम्हारे नियरेस्ट सेंटर जो भी पड़ता है वहां पर जाइए, फटाफट इसका पेपर लिख कर आइए, क्योंकि नीट के एग्जाम में यार जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन होते हैं ABCD टाइप क्वेश्चन, है ना। तो वो क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको फेस करने के लिए प्रैक्टिस बहुत लगती है यार, ताकि आप उनको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप बस करने बैठे हो और आपसे क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, या फिर बन रहे हैं तो बहुत धीरे स्पीड आपकी, कि आपका पेपर ही छूट जा रहा है, आप 3 घंटे में पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो यार वही है, उसके पड़ता है ना कि एमवीसैट के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, पौंडीचेरी, ट्रिकी एंड हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, नागपुर, औरंगाबाद, पटियाला, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, इनमें सेंटर्स एमवीसैट के। तो यहाँ पर फटाफट से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज जाकर रजिस्टर जरूर करिए खुद को। एमवीसैट देने के फायदे भी कुछ हैं, हाइलाइट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर तुम्हारी अच्छी रैंक आती है, तो यहाँ अच्छी रैंक आने के बाद में तुम्हें एक फुली पेड वेदांतों की तरफ से स्पेस रिसर्च सेंटर के अंदर, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर तुम्हें एक ट्रिप दी जाएगी 5 दिन की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पर जाके तुम आराम से मस्त एक्सप्लोर कर सकते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पेस एंड ऑल। एंड उसके बाद में आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है अकॉर्डिंग टू योर रैंक, ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज में वेदांतु के। ओके, ड्रोन, स्मार्ट वॉचेज, आपको काफी ज्यादा स्मार्ट डिवाइसेस यहाँ पर गिफ्ट के अंदर मिल सकते हैं। 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा वेदांतु डाउट ऐप के ऊपर। जितने भी डाउट्स आते हैं वो फटाफट से पूछ लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे पता है डाउट्स होंगे तुम्हारे, तो डाउट्स रखना नहीं है। अगर डाउट्स होंगे तो यार तुम इस गेम को लूज कर दोगे। उसके बाद में आपको ऑल इंडिया रैंक एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, एंड ऑल इंडिया रैंक आपको दी जाएगी, आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके जी, तो ये एमवीसैट का हो गया है। इसी के साथ में शुक्रिया इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। I hope that I could help you a lot from this lecture, एंड काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कशन किया। इसी तरीके से यार हर चैप्टर के सॉल्यूशंस मैंने इस चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं, एंड आने वाले लेक्चर्स में आपको काफ़ी सारे काफ़ी सारे वीडियोस मैं प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द बेल आइकन एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।